हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चंस। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उस उनके बेस पर ही हम कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। उनको मैं किसी एक ग्रुप में रख नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको यहाँ पर इकट्ठे कर दिया। और एक आधे क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस के भी हैं। पहले मैं करवाता तो कॉन्ग्रुएंस में इतने क्वेश्चन नहीं होते, तो अब थोड़े से आप वार्म अप हो गए होगे सिमिलरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन करके। तो अब शायद आप उनको कर पाओगे। तो 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। चलिए जी, देखिए। इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ई एफ वी हैव, इन दोनों ट्रैंगल के अंदर एग्जामिनर ने बता दिया कि ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ। तो उसने किया क्या है यहाँ पे? उसने इस ट्रैंगल की एक साइड ली और इस ट्रैंगल की एक साइड ली और उनका रेशियो ले लिया, फिर ऐसे ही रेशियो ले लिया, फिर ऐसे ही रेशियो ले लिया। यानी कि तीन साइड्स का जो रेशियो है, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स का रेशियो, दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड्स, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड्स, उनका जो रेशियो है वो इक्वल बता दिया। तो सारी साइड्स का रेशियो कब इक्वल होता है? जब ट्रायंगल सिमिलर हो। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ठीक है सर। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं डी ई एफ को ए बी सी के सिमिलर बताऊं, या डी ई एफ को बी सी ए के सिमिलर बताऊं, या डी ई एफ को सी ए बी के सिमिलर बताऊं, या बी ए सी के सिमिलर बताऊं। ये यानी कि डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ई के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एफ के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, मैं ये नहीं पता। तो हम कैसे पता करेंगे? सोचो, क्वेश्चन समझ गए? कैसे पता करेंगे? देखो, अगर ए बी के कोरस्पॉन्डिंग डी एफ है, तो इसका मतलब ए बी सी, ए बी के अलावा एक तीसरा वर्टेक्स क्या है? सी ही है। तो डी एफ के अलावा तीसरा वर्टेक्स क्या है? या तो ए बी सी डी एफ ई के कोरस्पॉन्डिंग होगी। एक और काम हो सकता है क्या? ए बी के जगह पर डी एफ लाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी की जगह डी एफ आ जाए या एफ डी आ जाए, बात तो सेम ही है, या एफ डी ई। इन दोनों में से एक होगा पक्का। फिर से बताऊं, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग डी एफ है, तो जहां पर ए बी आ रही है वहां पर तो डी एफ को आना पड़ेगा। तो चाहे वो ऐसे आ जाए डी एफ, चाहे ऐसे आ जाए डी एफ या एफ डी, तो या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। तीसरा मैंने लिख दिया। तो सर कैसे पता करेंगे ये वाला होगा कि ये वाला? आगे चेक करते हैं। ये तो मैंने एक कंडीशन के बेस पर बताया, बी सी डी ई के इक्वल होनी चाहिए, कि जो बी सी है वो डी ई के इक्वल इसमें तो है, इसमें तो नहीं है बी सी, तो ये कट गया। ये वाला केस है, खत्म। ए सी ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, इक्वल नहीं, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग, उसकी संगत में होनी चाहिए। ए सी एफ ई या ई एफ, कुछ भी बोल दो, हाँ जी। तो जैसे ही दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तीसरी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। कैसे चेक करना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो अब इसने बोला है कि डी ई एफ इज सिमिलर टू ए बी सी। तो कैसे चेक करोगे? देखो, डी ई एफ ऐसे देख रहे हो, डी ई एफ तो होगा बी सी ए। तो डी ई एफ बी सी ए, बी सी ए डी ई एफ, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? लो फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 20, बी सी इज इक्वल टू 7 एंड सी ए इज इक्वल टू 15। ठीक है भाई। बी सी 7 हो गया, ये ए बी मैंने 20 बना दिया, ये अपना 15 हो गया। साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, साइड बी सी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है भाई। और इसको आप कैसे ही बना लेना, मैंने ऐसे ए बी सी बना लिया, आप ऐसे ए बी सी बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन कैसे सोल्व होएगा, और इतनी ही आसानी से हो जाएगा, तो वो टेंशन नहीं लेनी। साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, यहाँ पर तो डी है, तो ये वाला एंगल डी ए बी, यानी कि ये पूरा एंगल, सच दैट, अच्छा, एंगल डी ए बी की बात नहीं कर रहा, सच दैट
ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए। ट्रायंगल डी ए बी और डी सी ए एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो बताओ डी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, बताते हैं, बताओ फिर क्या करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो तीनों साइड का रेशियो निकालो और क्या कर सकते हो। तो यहां से डी ए बटे में डी सी, तो डी ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, डी ए नहीं है गिवन, बटे में डी सी तो निकालना है भैया। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू ए बी यानी कि 20 बटे में सी ए यानी कि 15 इज इक्वल टू डी बी बटे में डी बी कहाँ पर है, डी बी पता नहीं है हमें। ठीक है, डी बी बटे में डी ए तो ये चीज आई है। ठीक है, अब देखो जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व करो। 5 चौके 20, 5 दिए 15। ठीक है, यानी कि डी ए और डी सी का जो रेशियो 4:3 है। तो यहां से मुझे एक, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई कि 3DA माइनस 4DC इज इक्वल टू 0। मैं ये नहीं बोल रहा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, मतलब हमें एक रिलेशन मिल गई। ठीक है जी, और यहां से भी हमें एक रिलेशन मिल गई DA और DB में। हाँ जी सर, तो दो इक्वेशन मिल रही है। हाँ जी सर, तो दो इक्वेशन मिल रही हैं तो दो वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो DA है, DC है, DB है, DA तो है दोनों जगह, बट DC DB तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या। मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, मैं आपका दिमाग दौड़ाना चाह रहा हूँ, क्या कुछ कर सकते हैं क्या। तो ठीक है भाई, DA का तो कुछ नहीं कर सकते यार, DA तो DA है, DC भी DC है, मतलब कि निकालनी है हमने, DC रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, DB हाँ, DB को मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं DC को X मान लूँ, अगर जो मुझे निकालना है मैं उसे X मान लूँ, तो मैं यहाँ पर X लिख दूंगा। ठीक है, और मैं इस DB को 7 + X लिख दूंगा, तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा मेरे भाई, देखो DA है और X है, DA है और X है, दो ही चीज़ें रह जाएंगी, एटलीस्ट एक चीज़ तो खत्म हुई, एक वेरिएबल। ठीक है, इधर DA है। अब मैं सोल्व करता हूँ, देखो अब या तो दो इक्वेशन बना लो लीनियर, जो कि हम नहीं बनाएंगे, या फिर मैं क्या करूंगा, जब आप लीनियर इक्वेशन बनाते हो तो आप करते क्या हो, बस दो इक्वेशन को मिलकर सोल्व करते हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन की जानकारी दूसरी में यूज करते हैं, दोनों की जानकारी इकट्ठे मिलकर यूज करते हैं, तो वो जानकारी ही यूज करनी है। हम दूसरे तरीके से कर लेंगे, कैसे, देखो DA और X का रेशियो है 4:3, तो इस DA को मैंने मान लिया 4A और इस X को मैंने मान लिया 3A, मान सकता हूं, DA को 4A, X को 3A। हाँ जी सर, बस उस वैल्यू को यहां पर रख दो, क्योंकि सारी चीजें फिर आपने A के टर्म में लिख दी ना भैया, DA भी A के टर्म में आ गया, X भी A के टर्म में, तो एक ही वेरिएबल बच गया, फिर आप इजीली कर पाओगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 इज इक्वल टू, देखो 7 + X, X की जगह क्या है 3A, तो 7 + 3A डिवाइडेड बाई DA यानी कि 4A। ठीक है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरे तरीके से तो होएगा भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट 16A इज इक्वल टू 21 + 3 × 9A, तो 9A इधर आएगा, तो 16 में से 9 गए 7, 7A इज इक्वल टू 21, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3। अगर A की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, यही उसने पूछा है। ठीक है, क्लियर है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहीं पर एक बार फिर से देख लो इक्वेशन मैंने कैसे किया है। ठीक है, और आपको मैं तैयार कर रहा हूँ लड़ाई के लिए, तो अगर कुछ चीज़ें एक आधी बार बीच में ऐसी लगें कि ये डिफ़िकल्ट हैं, तो बिकॉज आप पहली बार कर रहे हैं या फिर अभी आप तैयारी के फेज़ में हैं, तो अभी डिफ़िकल्ट लगना बनता भी है, जब तैयार हो जाएंगे तो नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कोई भी चीज़ परेशान करे उसको तुरंत 2-3 बार देख लो, उसमें से गो थ्रू हो जाओ,
2-3 बार खुद करके देख लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे तो। ये बताओ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D and E are points on the side AB and AC. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल 60-60 के। ठीक है जी। D and E are points on AB and AC. AB के ऊपर एक पॉइंट है D, ठीक है भैया, और इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर AC के ऊपर E। मैं रुका हुआ क्यों? क्योंकि इसने आगे कुछ कंडीशन दी ना, सच दैट AD इज CE। ये जो AD है ये CE के बराबर है। तो ये थोड़ा मैंने बड़ा लिया है पोर्शन, ये छोटा, तो मैं इसको बड़ा वाला दे दूंगा, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, अपना डायग्राम ठीक बन जाता है बस। सच दैट AD इज इक्वल टू CE, यही बोल रहा है क्या? नहीं, AC पर है ये पॉइंट, BC पर नहीं है। तो AD इज इक्वल टू CE, इसको, इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है जी। BE एंड CD इंटरसेक्ट एट F। अब आप एक बात बता सकते हो, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप बोलोगे जी हाँ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सारी साइड बराबर है। हाँ जी सर। तो इन दो साइडों को देखो, AB को और AC को, अगर इनमें से ये वाला पोर्शन इक्वल है AD और CE, तो ये बाकी वाला पोर्शन भी इक्वल ही होएगा, क्योंकि भैया ये पूरी लंबाई और ये पूरी लंबाई बराबर है, तो ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो ये हिस्सा भी बराबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। BE एंड CD इंटरसेक्ट एट F, ये F पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी। द मेजर ऑफ एंगल CFB, इसका मेजर बताना है। सोचो, हिंट दूंगा मैं आपको। सबसे पहली हिंट, कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन है, हालांकि ये कोई हिंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी सेम ही तरीके से आप अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। दूसरी हिंट दूं? अगर मैं दूसरी हिंट दूं, चलो ये हिंट दे देता हूं। मान लो अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? कि तीनों तरफ से समान, तीनों साइडें सेम, तीनों एंगल सेम। तो अगर मैं यहां से ऐसे सामने वाली साइड को 1:3 रेशो में बांट दूं, मान लो मैं बांट दूं, और यहां से भी मैं सामने वाली साइड को 1:3 रेशो में बांट दूं, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे 1:3 रेशो में बांट दिया मैंने, मतलब मैं किसी भी रेशो में बांट दूं, बस मैं सेम रेशो में बांट दूं, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भैया ए से एक लाइन खींचना और सी से एक लाइन खींचना, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल ए से भी वैसी ही है, सी से भी वैसी ही है, बी से भी वैसी ही है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब मैंने यहां से इसको 1:3 में रेशो में बांटा, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल एक्स है, सपोज इसको 1:3 रेशो में बांटा, टोटल एंगल 60 का होता है, वो कुछ ना कुछ दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई है। अगर मैं सी से लाइन खींच रहा हूं, तो 1 के ऊपर जो एंगल होगा, यहां पर अगर 1 के ऊपर थीटा है और यहां पर 3 के ऊपर एक्स है, तो यहां पर भी वैसे ही होगा। कॉमन सेंस से बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों तरफ से समान होती है। तो मैंने अगर एक वर्टेक्स से कुछ किया और सेम काम मैंने दूसरे वर्टेक्स से कर दिया, तो उस वर्टेक्स के साथ जो होगा वही दूसरे के साथ होगा। इसके लिए मुझे कॉन्ग्रुएंस या सिमिलरिटी की नीड नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा हूं बस। उनकी मदद ले सकते हैं बट होनी नहीं चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं CFB को निकालूंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। ये वाला एंगल तो 60 है भैया, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो इस साइड को दो हिस्सों में बांट रखा है, आप बोलोगे जी हाँ बांट रखा है सर, एक एक डंडी वाला, एक दो डंडी वाला। इस साइड को भी दो हिस्सों में बांट रखा है, एक डंडी वाला, दो डंडी वाला। एक यहाँ से लाइन खींच दी मैंने, एक यहाँ से लाइन खींच दी। तो यहाँ पर अगर एक डंडी वाले के सामने थीटा है, तो यहाँ पर एक डंडी के सामने क्या हो जाएगा? थीटा। सिंपल भैया, सेम कंडीशन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी ऐसा ही वर्टेक्स है, ये भी ऐसा ही एक वर्टेक्स है, तीनों तरफ से सेम होती है।
तो अगर ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 60 होता है, तो थीटा और 60 माइनस थीटा में टूट रहा है। एक डंडी के सामने थीटा है, दो डंडी के सामने 60 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी एक डंडी के सामने थीटा, दो डंडी के सामने 60 माइनस थीटा, ऐसे ही होएगा। सिंपल, उसको 60 लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सर आगे आगे बताओ अब, और मैं ही बताता रहूं? देखो हो तो गया क्वेश्चन। एंगल सी एफ भी बताना है, तो ट्रायंगल बी सी एफ के अंदर तीनों एंगल का सम क्या है? 180। इन दोनों का सम क्या है? 60 माइनस थीटा प्लस थीटा। माइनस थीटा से थीटा गया तो इनका सम बच गया 60। 180 माइनस 60 120, खत्म। इस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम कर सकते थे, बट मैं तो बोल रहा था कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंस से भी करवा देता हूँ, बट इतनी समझ होनी चाहिए। ये मेथड नंबर 1 मान लो, ये मेथड नंबर 2 मान लो। अब अपना दिमाग दौड़ाओ कि कॉन्ग्रुएंस से होएगा तो कैसे होएगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं। कौन सी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं? क्या करूंगा? देखो, दौड़ाओ दिमाग। देखो भाई, एक तो ट्रायंगल है ये वाली, ट्रायंगल ई ए बी। ट्रायंगल ई ए बी के अंदर ई ए की लंबाई है ये एक डंडे वाली, और ये पूरी ए बी की लंबाई है ट्रायंगल की पूरी साइड, और ये है भैया 60 डिग्री। ओके सी। अब ट्रायंगल है डी बी सी। डी बी सी में आप ध्यान से देखोगे, डी बी की लंबाई है वही जो इसकी थी। यहाँ पर ये पूरा 60 डिग्री, आप बोलोगे जी हाँ सर। और बी सी की लंबाई है पूरी ट्रायंगल की साइड जो कि ए बी की थी। तो साइड एंगल साइड से ई ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू डी बी सी, साइड एंगल साइड से। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे हो सकता है, बट ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, आप बोलेंगे जी हाँ सर। तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसी है? देखो, इसकी यहाँ पर चोंच आ रही है, तो यहाँ पर चोंच पर जो एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल की चोंच पर बराबर ही होएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई विल बी इक्वल टू बी सी डी। बी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उठा लिया मैंने। हाँ जी सर। ये थीटा हो गया तो ये क्या होएगा? फिर ये 60 माइनस थीटा होएगा, क्योंकि पूरा एंगल 60 का है। हाँ जी सर। उसी तरीके से ये 60 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इन दोनों का सम 60 हो गया, तो ये 180 माइनस 60 ये 120 हो गया। ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं फिर अभी। देखो, बताओ। O is a point in the interior of triangle ABC। ये मजेदार क्वेश्चन है और मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप करेंगे, फिर भी आप करते हो तो वेरी वेरी नाइस। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग नहीं लगाओगे, दिमाग लगाओगे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा का मतलब ये है कि नहीं भी करोगे तो आपने दिल छोटा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। O is a point in the interior of triangle ABC such that OA is 12। O कोई पॉइंट है भैया, OA जो है वो 12 है। OC is 9, OC 9 है। एंड एंगल AOB, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल BOC, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल COA, ये वाला एंगल। ये वाला पॉइंट O मान लिया। ये तीनों एंगल बराबर हैं। एक पॉइंट के तीनों तरफ एंगल कितने डिग्री के होते हैं? एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है उनका सम कितना होता है सर? 360। और ये तीनों इक्वल हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 3, हर एक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। ये 12 है, ये 9 है। हमें बताना है कि OB इसकी लंबाई क्या है, बताओ। सोचो, अब इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। कैसे करेंगे? और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक और गिवन है, एंगल ABC 60 डिग्री।
एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब देखो हिंट दे देता हूं, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही स्टार्ट कर सकते हो आप। कैसे? एक को थीटा मानोगे तो दूसरा 60 माइनस थीटा आ जाएगा और आप स्टार्ट कर सकते हो। बस ये हिंट दे दिए भाई। तो देखो अगर ये वाला मैंने थीटा मान लिया, अब आप अगर ऐसे करोगे ना हो जाएगा खुद ही, थोड़ा सा कुछ स्टेप आगे बढ़ोगे तो करो, एक बार कोशिश करो। तो अगर ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा होएगा। ओके जी, तो ये 120 है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है सर? 180 होता है। 180 में से 120 यहाँ गया तो बच गया 60। ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल के दो एंगल हैं 120 एंड 60 माइनस थीटा, इसके भी 120 एंड 60 माइनस थीटा है। तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, या कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिमिलर है। लिख दो फिर कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब मैं लिख रहा हूं थीटा 60 माइनस थीटा एंड 120, इस ऑर्डर में। एंगल्स का ऑर्डर मैं सेम ले लूंगा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच हो जाएंगे। तो थीटा 60 माइनस थीटा एंड 120 बी ए ओ, तो ट्रायंगल बी ए ओ। मैं ऐसे ट्रायंगल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको भी नहीं करना। इज सिमिलर टू थीटा 60 माइनस थीटा एंड 120, थीटा 60 माइनस थीटा एंड 120 सी बी ओ। ठीक है, करें फिर काम। चलो भाई, बी ए बटे सी बी। बी ए कहाँ पर है? बी ए, बी ए के बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो वैसे ज़रूरत नहीं है। सी बी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको पता लग जाएगा कि इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। ना ये पूछ रखी ना इसके बारे में कुछ बता रखा। ठीक है, ए ओ बटे में बी ओ। ए ओ कहाँ है? 12 बटे में बी ओ कहाँ है? बी ओ हमसे पूछ रखी है, या तो पूछ रखी हो या बता रखी हो तो यूजफुल रहता है मामला। जनरली 99% क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, बी ओ बटे में सी ओ। नहीं तो तीनों लिख लेना, देख लेना कौन सी यूजफुल है। बी ओ जो कि पूछ रखी है, बटे में सी ओ, यानी कि 9। इट इम्प्लाइज दैट 12 निम्न 108 इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर, और बी ओ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, ये 36 इंटू 3 होता है, 36 3 108, तो 6√3। ठीक है, क्लियर है? फिर से एक बार दिमाग दो डालो, हमने कैसे करना स्टार्ट किया। क्या सर इसके लिए कोई फॉर्मूला ही रट ले? गुस्से नहीं मार दूंगा मैं आपको, बहुत सारे जितने भी दिमाग में फॉर्मूला हैं वो भी निकल जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, दिमाग को मजबूत करो। जो चीज़ें रटनी है वो मैं बताऊंगा, और इतनी एनफ रटवाऊंगा कि हाँ रिवीजन करने के लिए आपके पास एनफ चीज़ें होंगी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ई इज, ठीक है भाई बनाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, दीज इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, ये एफ पर एक दूसरे को काटती हैं, एंड बी एफ इज इक्वल टू ए सी। ये जो बी एफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू ए सी। तो ये कई बच्चों को हजम ही नहीं होएगा कि ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल कैसे हो सकती है। तो मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ जो इस चीज़ को आपको बच जाएगा। आपको वो वाली साइड बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको छोटी कर दूंगा, और कुछ नहीं कर रहा। ये लो मैंने छोटी कर दी वो, अब देखना। वैसे उस डायग्राम से भी चल जाता काम, बट ताकि आप विजुलाइज कर पाओ। ए डी बी ई, हाँ जी, ये एफ पर इंटरसेक्ट करती हैं। हाँ जी सर, तो अब देखो बी एफ इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर तो बी एफ मेरे ख्याल ए सी से बड़ा ही हो गया, तो बी एफ बी से लेकर एफ तक इज इक्वल टू ए सी। देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, तो ए बी सी का मेजर क्या होगा, यानी कि इस वाले एंगल का क्या मेजर होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है पर काफी टिपिकल क्वेश्चन है। आप अगर कर दोगे तो आपके दिमाग की दाद दूंगा, आपके दिमाग पे दाद बना दूंगा एक। फिर बचपन में एक ऐड आती थी, दाद खा, दाद खाज खुजली का दुश्मन बी टैक्स, वो लगा लेना।
ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी, चलिए जी देखते हैं कैसे करेंगे। ये वाला एंगल निकालना है, तो अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, मैं उसके ऊपर बेस स्टार्ट करूँगा ना कि इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, निकालना क्या है। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है भैया, ये निकालना है, ये इक्वल दे दी। ओके, तो ये ट्रायंगल है एक बी एफ डी और ए डी ए सी डी, इनकी साइडें इक्वल दे दी। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो 90 डिग्री के सामने है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है भाई, तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, क्या कोई और साइड इक्वल हो सकती है इनकी, या कुछ और हो सकता है? देखो ज़रा, अगर मैं इस वाले एंगल को मान लूँ जी कुछ भी थीटा, तो ये बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो ए सी डी में देखो ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों एंगल का, तभी तो तीनों का 180 होएगा। इसको मैं 90 माइनस थीटा के बजाय थीटा डैश लिख दूँ ताकि बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो अगर ये थीटा डैश है तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी 90 है ऐसे, तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ताकि 180 हो, तो ये हो जाएगा जी थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये भी हो जाएगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ बी एफ डी में, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होएगा भैया, 180 में बाकी बचा कुचा 90 ये पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा डैश। ट्रायंगल बी एफ डी में 3 एंगल है, थीटा, थीटा डैश एंड 90। ओके सर, ट्रायंगल ए डी सी में 3 एंगल है, थीटा, थीटा डैश एंड 90। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ट्रायंगल बी एफ डी एंड ये जो भी ट्रायंगल है ये सी ए डी, ये सिमिलर है भैया, इसमें जो 3 एंगल है और इसके तीनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, सिमिलर का मतलब होता है इनकी शेप सिमिलर है, इनके साइज का नहीं पता, बट इसमें 90 डिग्री के सामने वाला और इसमें 90 डिग्री के सामने वाला इक्वल है। तो अगर दो चीजें सिमिलर हो और उनका एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर भी हो, यानी कि पहले सिमिलर से तो ये प्रूव हो गया था कि यार वो सिमिलर है, उनकी शेप एक जैसी है, फिर एक पार्ट बराबर भी निकला है कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरिटी के बाद अगर कोई साइड, कोई कोरस्पॉन्डिंग लंबाई बराबर निकला है, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो थीटा 2 डंडी वाली साइड और थीटा डैश, थीटा 2 डंडी वाली साइड और थीटा डैश, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो कुल मिलाकर एफ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ये थीटा, थीटा डैश 90, थीटा, थीटा डैश 90, सी ए डी। ठीक है जी, फिर भी ये एंगल कैसे निकलेगा देखना पड़ेगा। अब इतना इजी नहीं है इक्वेशन, पहले तो यहीं तक पहुंचना मुश्किल है। देखो मैंने कुछ लिखा है क्या, नहीं, दिमाग में ही किया है, बट ये नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन में कम लिख रहा हूं तो मैं आपके ऊपर प्रेशर बना दूंगा, लिखना ही क्या था, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा। मुश्किल है इसमें दिखना, पता है मुझे, तो अगर मुझे पता है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। चलिए जी अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं, सोचो भाई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे पता है एफ बी इज इक्वल टू सी ए, तो एफ बी इज इक्वल टू सी ए, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मुझे पता है कि बी डी इज इक्वल टू ए डी, देखूंगा मैं कहां से क्या मिल सकता है, बी डी इज इक्वल टू ए डी, यहां से कुछ मिल सकता है, ये पूरा बी डी इज इक्वल टू ए डी, बी डी इज इक्वल टू ए डी। ट्रायंगल एडीबी में देखो, ट्रायंगल एडीबी में देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये दो साइड्स बराबर हैं, तो यानी कि 180 डिग्री का टोटल एंगल होता है, 90 यहाँ खर्च हो गया, तो ये दोनों बराबर हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 45-45 के होंगे, ये भी 45 होएगा, ये भी 45 होएगा, और इसी के बारे में भाई साहब ने पूछ रखा है। इट इज़ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, डरना नहीं है, अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी करेंगे हम, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, लास्ट में करेंगे, उसके लिए हम टाइम बचाएंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आप जल्दी करोगे ना? नहीं होगा आपसे जल्दी, मेरे से भी नहीं होगा जल्दी। मान लो फर्स्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को देखता तो क्या मैं ऐसे ही 20 सेकंड में करके चला जाता? नहीं, मैं एंड में करता इसको, बट जो 70% क्वेश्चन है उनको मैं बहुत फास्ट करता। क्यों? क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं, उन पे हमारी इतनी पकड़ होगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लेंगे और इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, तो उसको टाइम देकर सोल्व कर देंगे। ये है आपका पर्पस जो आपको अचीव करना है, ना कि ये कि हर एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में उड़ाना है। कोई नहीं उड़ा पाएगा। अगर कोई 10 साल पढ़ के उड़ाए
तो क्या ही फायदा, 10 साल में क्यों जॉब लगनी है। ABC is an equilateral triangle and XY and Z are points on BC, CA and AB respectively। ठीक है भाई, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। XY and Z are points on BC, CA and AB respectively। तो कई बार क्या होता है, वो यहीं पर बात खत्म हो जाती है, कई बार वो आगे कंडीशन दे देता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा। BC पर X है भाई, BC पर X है कहीं ना कहीं, तो उसने बोला ये जो BX है ना, दिस इज इक्वल टू CY, तो AC पर Y है, तो देखो मैंने BX को बढ़ा लिया है, तो CY को भी थोड़ा बढ़ा ले लूंगा, इज इक्वल टू AZ, इसे AZ को भी थोड़ा सा बढ़ा ले लूंगा ऐसे। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ जी सर। तीनों साइड बराबर है, हाँ जी सर। तो ये जो बराबर बराबर लंबाइयां हैं उसमें से मैंने बराबर बराबर हिस्से काट लिए ऐसे। आपके पास 3 डंडी हैं ऐसे बराबर बराबर लेंथ की, तो उनमें से बराबर बराबर काट लोगे तो जो बच जाएगा वो भी बराबर ही होएगा ना। तो ये जो BZ जो थोड़ी देर पहले हमने किया, BZ विल बी इक्वल टू CX विल बी इक्वल टू AY। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ट्रायंगल XYZ इज इक्विलेटरल। ठीक है, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। एक बार क्वेश्चन को मत करो, एक बार इनको देखो। वो ये बोल रहा है कि XYZ सिमिलर है, XYZ इक्विलेटरल है। मान लो अगर पहले वाला ट्रू हुआ, अगर पहले वाला ट्रू हुआ, अगर ये इक्विलेटरल निकली तो बड़ी वाली भी इक्विलेटरल है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सिमिलर होती हैं। अगर पहले वाला ट्रू हुआ तो दूसरा ही पक्का ट्रू होगा। अगर पहले वाला फॉल्स हुआ, ये इक्विलेटरल नहीं निकली, तो फिर ये बड़ी वाली के सिमिलर भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो इक्विलेटरल है। तो एक बात तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ये है कि या तो ये होगा या ये होगा, अगर इसको आप समझ जाओ तो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, बाकी अब हम करेंगे इसको सोल्व। चलिए जी देखो, तो आपको मैं एक बात बताता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप ऐसे करोगे ना, यहां से ऐसे सेम लंबाई काट ली, यहां से ऐसे सेम लंबाई काट ली, यहां से सेम लंबाई, हमने देखो ये एक प्रॉपर ऑर्डर में किया है, यहां से ऐसे काटी है, यहां से ऐसे नहीं काटी, एक ही डायरेक्शन में की है। अगर ऐसे आप बैलेंस्ड काम करोगे, मतलब सिमेट्रिकल काम करोगे, तो ये जो भी ट्रायंगल बनेगी ना, ये भी हमेशा इक्विलेटरल ही बनेगी, हमेशा। जस्ट कॉमन सेंस दे रहा हूं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है जी देखो, तो भाई देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है सर? 60 डिग्री का। ये वाला कितने का है? 60 डिग्री का। ये वाला कितने का है? 60 डिग्री का। अब कुछ दिख रहा है आपको? अब आपको दिख जाना चाहिए भाई साहब, अब आपको दिख जाना चाहिए। इधर देखो, एक डंडा 60, 2 डंडा, एक डंडा 60, 2 डंडे, एक डंडा 60, 2 डंडे। तो SAS SAS SAS, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई SAS से। अगर ये तीनों कॉन्ग्रुएंट होगी तो 60 के सामने वाली जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी तीनों में बराबर ही हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ। तो ट्रायंगल XYZ की तीनों साइड बराबर हो गई, तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल हो गई। और अगर वो इक्विलेटरल हो गई तो वो बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर भी हो गई, क्योंकि बड़ी वाली भी क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बोथ आर ट्रू। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब हमारे सामने है भाई अगला कंसेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है? एक तो नंबर 1, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है? सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो सिमिलरिटी से रिलेटेड है, या फिर वही सिमिलरिटी की अंडरस्टैंडिंग किसी क्वेश्चन के अंदर फंसी हुई भी मिल जाएगी। ऐसे ही ये कंसेप्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, या कोई क्वेश्चन जो इसके ऊपर ना पूछना चाह रहा हो एग्जामिनर, उसमें भी ये फंसी हुई मिल जाती है कई बार ये सिचुएशन। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी, तो बी अलर्ट हमेशा की तरह। करें फिर? बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। देखो, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक राइट एंगल है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, मैंने राइट एंगल को ऊपर की तरफ बना दिया। ठीक है, हमने राइट एंगल जो है
इससे एक एल्टीट्यूड बनानी है। एल्टीट्यूड यानी कि जो सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, जिसको बोलते हैं राइट एंगुलर वर्टेक्स, यानी कि 90 डिग्री के कोण वाला शीर्ष, उससे अगर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, सपोज आपने एल्टीट्यूड बना दी AD, तो क्या होता है, एक तो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल थी और दो छोटी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। देखो ये दोनों के अंदर राइट एंगल है। ट्रायंगल BAD भी राइट एंगल ट्रायंगल है, CAD भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरी बड़ी ट्रायंगल BAC भी राइट एंगल ट्रायंगल थी। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। जो बड़ी वाली ट्रायंगल थी वो, और ये ऐसे लाइन खींचने से जो दो ट्रायंगल बन गई वो, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। कैसे सर, वो आप प्रूव करोगे? प्रूव करो भाई, प्रूव करो। मैंने बता दिया सिमिलर होती हैं, इजीली प्रूव हो जाएगी। किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो मान लो मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, तो ट्रायंगल ABD में देखो, ABD में ये एंगल 90 डिग्री का है, इन दोनों का सम 90 होगा ना, 180 में से 90 गया, बाकी का 90 यहाँ पूरा होगा। तो इसको मैं 90 माइनस थीटा लिखने के बजाय थीटा डैश लिख दूँ, ठीक। तो मैंने थीटा डैश 90 माइनस थीटा को लिख रखा है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है और इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो ये क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। अब ट्रायंगल ADC में देख लो, ADC में ये 90 डिग्री का है, तो यानी कि इन दोनों का सम भी 90 होगा यार, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी थीटा डैश हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो तीनों ट्रायंगल के अंदर, बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है बताओ मुझे। सर बड़ी वाली ट्रायंगल के एंगल है थीटा, 90 और थीटा डैश, ठीक है। इस वाली के बताना थीटा, थीटा डैश और 90। इस वाली के बताना थीटा, थीटा डैश और 90। तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है, सिमिलर हो गए तीनों ट्रायंगल। तो सबसे पहला यहां पर पॉइंट क्या है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल आपको कई तरीके से ऐसे फंसी हुई मिलेगी इक्वेशन में, अगर किसी ने राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींच दी गलती से भी, तो जो बड़े वाली ट्रायंगल थी वो, और ये जो दो छोटी छोटी ट्रायंगल पैदा हुई हैं, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। डन, पहला पॉइंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल का लिख रहा हूं थीटा, थीटा डैश और 90 वाला, यानी कि BCA, ट्रायंगल BC, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे वो वहां पर लिखे हैं ना, ठीक है। ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा, थीटा डैश 90 BAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल थीटा, थीटा डैश 90। हमेशा एंगुलर वर्टेक्स को देखा करूंगा मैं, ACD। ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब यहां से मैं बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हो सर रिजल्ट? देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर, इसको मैं बोल देता हूं ट्रायंगल 1, ये है ट्रायंगल 2, और इसको मैं बोल दूं ट्रायंगल 3। अगर मैं ट्रायंगल 1 और 2 की सिमिलरिटी को कंपेयर करूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि BC बटे में BA इक्वल टू BA बटे में BD इक्वल टू CA बटे में AD। ऐसे ही अगर मैं ट्रायंगल 2 और 3 की सिमिलरिटी को कंपेयर करूंगा, तो भी मैं कुछ बोल सकता हूं इनको कि BA बटे में AC इक्वल टू BD बटे में AD इक्वल टू AD बटे में CD। हाँ जी सर। ऐसे ही मैं 1 और 3 की सिमिलरिटी को कंपेयर करूं, तो भी मैं कुछ बोल सकता हूं, भैया ये दोनों भी तो सिमिलर हैं कि BC बटे में AC इक्वल टू BA बटे में AD इक्वल टू CA बटे में CD। तो ये तो बहुत सारी रिलेशन हो गई ना, ये सारी तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हम वो इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखेंगे नंबर 1, और ये तीनों सिमिलर हैं ये याद रखेंगे, दो चीजें याद रखेंगे। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको कंसिडर करूं, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि BA उधर जाएगा, BA इंटू BA, यानी कि BA का स्क्वायर इक्वल टू ये BD इधर आएगा इक्वल टू BC इंटू BD। ये एक रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों से जो रिलेशन बन रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या सर हमें ये पता नहीं होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींच दें, लंब खींच दें, तो जो बड़ी ट्रायंगल है और जो दो नई ट्रायंगल बनी है वो सिमिलर है, ये पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कर पाएंगे। है? सारी चीजें रटनी नहीं है, कुछ चीजें रटनी है, अब इंपॉर्टेंट है, सीधी डायरेक्टली पूछी जाएंगी, वो मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है और इनको मैं रटवाऊंगा, मेरी गारंटी है। इस स्लाइड से आगे बढ़ोगे ना, उससे पहले रटवा दूंगा। उसको बार बार रिवाइज करना, फिर बार बार अपनी अंडरस्टैंडिंग से गुजारना, वो फिर आपका काम है। देखो सबसे पहले है भाई साहब ये तीन सिचुएशन, ये तीन सिचुएशन, इनमें से एक सिचुएशन हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये दूसरी वाली सिचुएशन है, ध्यान से देखोगे ठीक है। तो तीन सिचुएशन है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखना। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। ये तीन सिचुएशन है, ये बार बार वो पूछता है। आपको ये कैसे याद होंगे मैं बताता हूं। आप ऐसे इमेजिन करो, यहां पर एक हवाई जहाज है, ठीक है। आप मेरे से मिलने आए सिलेक्शन के बाद, तो फिर आपने बोला कि सर मैं कभी जहाज में नहीं बैठा हूं, फिर मैं अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर आपको लेके गया, चलो भाई लो प्राइवेट प्लेन है मेरे पास, कागज़ का बना के उस पर बैठा के मैं उड़ा दूंगा आपको। फिर आपको पता लगेगा वो कागज़ वाला तो इतनी दूर चलेगा नहीं, तो आप यहाँ से पैरासूट लेकर कूदोगे, हैं? तो पैरासूट लेकर जब आप कूदोगे तो आप तीन ही जगह पर उतर सकते हो, या तो इस लाइन के अलोंग आ जाओ, या इस लाइन के अलोंग आ जाओ, या इस लाइन के अलोंग आ जाओ, ठीक है। अगर आप इस लाइन के अलोंग आओगे यहां पर ऐसे ही, अगर आप यहां पर उतरे तो ये होएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट से बाकी जो दो पॉइंट बच गए उनके ऊपर जाना है बारी बारी। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, पहले मैं डी पर चला गया, फिर मैं यहीं बी से इस पॉइंट पर जाऊंगा, इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। मतलब जिस पॉइंट पर मैं उतरा हूं उससे मैं बाकी के दो पॉइंट पर जाऊंगा। अगर मैं उतरा यहां से सी पर कि ए सी का स्क्वायर, अब मैं यहां से बाकी के दो पॉइंट पर आऊंगा, सी डी इंटू सी बी। अगर मैं यहां से उतरा यहां पर ए डी का स्क्वायर, तो मैं यहां से बाकी के दो पॉइंट पर जाऊंगा, डी बी इंटू डी सी। ठीक, क्लियर है भाई? तो एक बार फिर से रिवाइज करें। तो मैं यहां से 90 डिग्री वाला वर्टेक्स जहां से खींची गई है एल्टीट्यूड, तो आपको ये ऐसे नहीं रटना कि ए डी का स्क्वायर, फिगर की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ये ए डी ए बी ये नहीं रटना। 90 डिग्री वाला वर्टेक्स जहां से एल्टीट्यूड खींची गई है, हाँ जी सर, यहीं से उतरेंगे हम तीनों जगह पर, और कहीं से तीन जगह पर आप उतर सकते हो। यहां पर तो साइडें ही दो हैं, यहां पर तो साइडें ही दो हैं, यहीं से उतरोगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं ए से बी पर उतरूं तो स्क्वायर होएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। एक बार इस पॉइंट से एक एक बार दोनों पॉइंट पर जाना है। ए डी का स्क्वायर, बाकी के दो पॉइंट कौन कौन से हैं, बी और सी, इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। ये तीनों याद हो गई। इस तरह की तीन सिचुएशन बन सकती हैं यहाँ पर, ठीक है सर। तो ये रटी हुई होनी चाहिए हमारे लिए। बार बार इनको ये फिगर बनाओ अलग से, और इस फिगर को बनाओ ऐसे पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड डब्ल्यू है एम एन ओ पी, और ऐसे बार बार लिखो, क्योंकि हमें ए बी सी डी थोड़ी याद करनी है, हमें ये सिचुएशन याद करनी है। अभी 3-4 ट्रायंगल बना लो ऐसी, मान लो मेरी बात, और उनको ऐसे लिख लो अभी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अगर मैं इस पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, ए डी स्क्वायर बटे में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी, बी डी मान लेते हैं, बी डी इंटू डी सी बटे में बी डी इंटू बी सी, तो ये कट जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बटे में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू डी सी बटे में बी सी, ऐसे है। ये एक सिचुएशन आ गई। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो एक सिचुएशन, मतलब इन दोनों से मैं एक सिचुएशन बना सकता हूं, जी हाँ सर। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक सिचुएशन बन जाएगी, जी हाँ सर।
अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक सिचुएशन बन जाएगी। जी हाँ सर। तो सर 3 सिचुएशन तो ये बन गई। तो क्या सर मुझे ये रटनी है? नहीं, ये रटनी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया ये 3 लाइनें हैं, ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। कभी कोई आपसे ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर का रेशियो पूछ ले यही तो है ना जिनके स्क्वायर हो रहे हैं। अगर एग्जामिनर मुझको बोलेगा कि भाई ये लो ए डी स्क्वायर बटे में ए सी स्क्वायर का रेशियो बताओ, तो मैं ये बोलूंगा ए डी स्क्वायर की वैल्यू है बेटा डी सी इंटू डी बी, और ए सी स्क्वायर की वैल्यू है भैया सी डी इंटू सी बी। मैं इसको काटूंगा सी डी से सी डी को या सी डी से डी सी को, और मैं बोल दूंगा ये टिक कर दूंगा। क्या रटने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ ये पता होना चाहिए इन तीनों में किन्हीं भी दो को यूज करके एक रिलेशन बनाई जा सकती है। ठीक, उसमें से एक रिलेशन बार बार यूज होती है डायरेक्ट, उसे रटेंगे हम। कौन सी रिलेशन यूज होती है? जब आपसे ए बी के स्क्वायर को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं। तो ए बी का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं ए बी के स्क्वायर को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करवाऊं तो ए बी का स्क्वायर होता है भैया बी डी इंटू बी सी, और ए सी का स्क्वायर होता है सी डी इंटू सी बी। तो ये तो कट ही जाएगी आपस में भैया, बी सी और बी सी एक ही है ये। ठीक है, तो जब आप ए बी के स्क्वायर को डिवाइड करोगे बी डी इंटू बी सी से, तो बी सी पूरी लाइन आ रही है इसमें, और एक ये बी डी, ये वाला टुकड़ा आ रहा है जो ए बी के जस्ट नीचे है। और जब आप ए सी के स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक तो सी डी, ये वाला टुकड़ा आ रहा है जो इसके नीचे एक पूरी लाइन आ रही है। तो पूरी लाइन से पूरी लाइन कट गई, तो ए बी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके नीचे वाला टुकड़ा बच गया, और ए सी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके नीचे वाला टुकड़ा बच गया। तो अगर कभी एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा कि भैया ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बताओ, इनका रेशियो बताओ, सॉरी, तो ए बी के नीचे वाला टुकड़ा ए बी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को नहीं। ए बी के स्क्वायर की वैल्यू थी बी डी इंटू डी सी, इनका स्क्वायर हो रहा है हमेशा ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट उसके जस्ट नीचे वाला टुकड़ा करेगा बी डी, और ए सी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा उसके जस्ट नीचे वाला टुकड़ा डी सी। इधर इनका स्क्वायर नहीं होएगा, इनका स्क्वायर नहीं था, ये इंटू में बी सी था इन दोनों के, और वो कट गया। ये इक्वेशन वो डायरेक्टली पूछता है। इसको मैं एक और तरीके से आपको रटवाना चाहता हूं। कैसे रटवाना चाहता हूं मैं बताता हूं। देखो मैं आपको एक फॉर्मूला एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूं, एक कंसेप्ट बताता हूं। देखो मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा? सर इस ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ इंटू ये बेस है बी सी, और जो भी इस ट्रायंगल की हाइट है इंटू एच। ठीक है जी, अगर मैं इसके बेस को ऐसे बांट दूं इस लाइन से, मान लो मैंने 1:2 रेशियो में बांट दिया, तो मुझे ध्यान से बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा? सर इस ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ इंटू जो भी इसका बेस है और इसकी हाइट तो भैया एच है। भैया इस वाली ट्रायंगल की और इस वाली ट्रायंगल की तो वही हाइट है ना, ये ऊंची तो उतनी है ना। ट्रायंगल ए बी डी उतनी ही ऊंची है जितनी ए बी सी ऊंची थी, और ट्रायंगल ए डी सी उतनी ही ऊंची है जितनी ए बी सी ऊंची थी। तो ट्रायंगल ए डी सी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू जो भी इसका बेस है, मान लो इसको मैंने B1 मान लिया, इसके बेस को B2, हाइट है H। तो भैया अगर आप इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल का अगर आप एरिया कंपेयर करोगे, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इनके एरिया का मैं रेशियो लूँ तो हाफ तो दोनों में ही होएगा। हाँ जी सर, हाइट दोनों की सर सेम है, क्योंकि मैंने एक लाइन खींची है, सेम ही ट्रायंगल से बनाई है, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो इनका एरिया सिर्फ डिपेंड करता है कि इनका बेस कितना है, कितना बड़ा है, बेस का क्या साइज है। इनके बेस का जो रेशियो होएगा वही इनके एरिया का रेशियो होएगा। इनके बेस पर ही डिपेंड करता है इनका एरिया, इनके आधार की लंबाई पर ही। तो यानी कि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से अगर आपने कोई लाइन खींची और उसके बेस को आप जिस भी रेशियो में बांटोगे
उसी रेशियो में इन दोनों हिस्सों का एरिया होएगा, या फिर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का भी वही रेशियो होएगा। तो सेम अंडरस्टैंडिंग यहां पर लगाऊं तो ट्रायंगल ABC के अंदर अगर मैंने यहां से एक लाइन खींच दी तो वो इसके बेस को बांट रही है BD रेशियो DC में। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो इनके एरिया का क्या रेशियो होएगा? इनके एरिया का वही रेशियो होएगा जो BD और DC का रेशियो है। हाँ जी सर। तो आप ध्यान से सुनो, जो BD और DC है ये इनके एरिया को रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों ट्रायंगल के। हाँ जी सर, ओके जी। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो, इसमें भी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, इसमें भी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने इसका भी हाइपोटेन्यूज लिया, इसका भी हाइपोटेन्यूज लिया। तो AB और AC क्या है? AB और AC हैं भैया इनकी साइड्स, इन दोनों ट्रायंगल की साइड हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड, वन डायमेंशनल चीजें हैं। और BD और DC जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो है एरिया, वो एक 2 डायमेंशनल चीज है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है BD/DC। अगर इनकी साइड का रेशियो AB/AC है तो इनके एरिया का क्या रेशियो होना चाहिए? ये। अगर साइड का ये रेशियो है तो एरिया का रेशियो होएगा ये, और एरिया का रेशियो है ये। आपको ये चीज रटने में कैसे मदद करेगी बताता हूं, देखो। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, अब ये चीज हमेशा ध्यान रहेगी, क्या चीज? कि किसी भी ट्रायंगल में, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन बेस को जिस भी रेशियो में बांटेगी उसी में एरिया बटेगा। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि मैं ये रटवा क्यों रहा हूं, मैंने इतनी राम कहानी क्यों करवाई, वो भी बताना जरूरी है। क्योंकि आप कल को ऐसे भूल जाओगे, कई बार बच्चे ऐसे भूल जाते हैं कि AB बटे में AC है इज इक्वल टू BD बटे में DC, कि स्क्वायर इनके ऊपर था या इनके ऊपर। वैसे तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमेशा स्क्वायर AB के ऊपर, AD के ऊपर और AC के ऊपर होता है, जो ऊपर से उतर रही है। तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। लेकिन मैं एक और अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं, आगे काम आएगी। आपको अपने दिमाग के अंदर ये बैठाना है कि भैया ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, 2D एरिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है उनके हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 डायमेंशनल चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइपोटेन्यूज तो लंबाई होती है ना, उनकी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर आपने इसको इससे इक्वेट करना है तो इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना भैया। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 5 मीटर इज इक्वल टू कुछ भी मान लो कि 5 मीटर स्क्वायर। भैया ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है। मीटर मतलब कि लंबाई, मीटर स्क्वायर यानी कि कोई डिब्बा बना हुआ है, कोई स्क्वायर। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस डिब्बा। 2 डायमेंशनल चीज को मैं 2 डायमेंशनल से कंपेयर करूंगा तो ये 1 डायमेंशनल है। सर ये 2 डायमेंशनल है, कैसे याद रहेगा? क्योंकि ये लाइन बेस को डिवाइड कर रही है, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होएगा उसी में एरिया डिवाइड होएगा। तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है वही तो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि AB और AC का रेशियो है 2:3, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिमिलर ट्रायंगल है इनकी ये 1 डायमेंशनल चीजें हैं। 1 डायमेंशनल चीजों का रेशियो है 2:3 साइड्स का, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 4:9। तो ये एरिया को ही रिप्रेजेंट करती है, तो BD और DC का रेशियो होगा 4:9। सिंपल, ठीक, क्लियर है भाई? कल को अगर मैं ये बता दूं कि ये है 2:3, तो भैया ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, और ये है साइड, तो साइड को क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2। एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो साइड को क्या रिप्रेजेंट करेगा? √3। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि इधर जाते हुए स्क्वायर करूं या क्या करूं या स्क्वायर रूट करूं। अब आप आगे से कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है? ओके जी।
बता रहा हूँ ना, इस स्लाइड से आगे मूव होने से पहले आपके दिमाग में बैठा दूंगा। अगर आपके दिमाग में काम का मटेरियल हुआ और आपके अंदर इच्छा हुई तो काम का मटेरियल यानी कि सीखने की चाह, बस उतना एनफ है। ये समझ में आ गई बात। इन तीनों से 3 रिलेशन बनेगी, उनमें से एक हम रट लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के एरिया को मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, हाफ, अगर मैं इसको बेस मान लूं तो ठीक है जी, इसके ऊपर वाली हाइट ले लो, यानी कि एडी, हाफ इंटू बेस इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। या फिर अगर मैं इसको बेस मान लूं तो ठीक है जी, तो इसके ऊपर वाली हाइट ले लो ना भाई। ये बेस है तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली हाइट हो गई AC। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते हो तो ये बेस है तो ये हाइट होती है ना, ठीक है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा। जी हाँ सर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। किसी एक ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट हमेशा सेम रहेगा। तो अगर इसको बेस लोगे तो ये हाइट है, इसको बेस लोगे तो ये हाइट है, यानी कि BC इंटू AD इज इक्वल टू BA इंटू AC, AD इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू AC। तो ये रिजल्ट आया है एरिया वाले फॉर्मूला से, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक, क्लियर है? अब एक रिजल्ट बच गया। देखो, ये रिजल्ट ऐसे याद रखना भैया। ये जो ट्रायंगल है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जो ऊपर से 3 चीजें उतरी थी उनकी, एक तो ये उतरी थी, एक ये उतरी थी, और एक ये उतरी थी। तो 1/, में ये बीच वाली का स्क्वायर इक्वल टू 1/, में इसका स्क्वायर प्लस 1/, में इसका स्क्वायर। ये रटनी ही पड़ेगी। प्रूव मैं करके दिखा दूंगा कैसे आई, बट फिर भी रटनी ही पड़ेगी। यानी कि मैं कह रहा हूं 1/, में AD का स्क्वायर, जो बीच वाली है उसका रेसिप्रोकल लेकर स्क्वायर करेंगे। 1/, में AD का स्क्वायर इक्वल टू 1/, में AB का स्क्वायर प्लस 1/, में AC का स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप कैसे याद रखोगे? पहली बात, हो सकता है आप स्क्वायर भूल जाओ, आप ऐसे लिख दो 1/, में AD इक्वल टू 1/, में AB इक्वल टू 1/, में AC। बट जब ये फॉर्मूला प्रूव होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, जब ये प्रूव होता है तो पाइथागोरस का यूज होता है। तो स्क्वायर तो आएगा, पाइथागोरस में स्क्वायर होता है। 1/, में बीच वाली इक्वल टू 1/, में साइड वाली प्लस 1/, में साइड वाली, खत्म। ठीक, और उनका स्क्वायर भी होएगा। 1/, में बीच वाली का स्क्वायर इक्वल टू 1/, में साइड वाली का स्क्वायर प्लस 1/, में साइड वाली का स्क्वायर। फिर ये हुआ कैसे, बताता हूं भाई। देखो, 2 चीजें यूज होंगी यहां पर। एक तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है पूरी बड़ी वाले ट्रायंगल में, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। जी हाँ सर। एक बेस इंटू हाइट वाला यूज होएगा। अगर मैं बेस मान लूँ BC को, तो हाइट होएगी AD, यानी कि BC इंटू AD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि AB इंटू AC। आप बोलोगे जी हाँ। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ तो स्क्वायर कर देता हूँ सबका, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहाँ से सिर्फ इस BC स्क्वायर की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ जी यहाँ पर, ये रही। तो इस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इस BC स्क्वायर की वैल्यू है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, तो इसकी वैल्यू है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस AB AC स्क्वायर को इधर नीचे लेकर आ रहा हूं, इस AD को मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, इसको जब आप ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई बाई एम इज इक्वल टू एक्स बाई एम प्लस वाई बाई एम, ऐसे ही जब आप इसको लिखोगे, AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर गया तो 1/AC स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर बटे में प्लस में AC स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, तो AC से AC गया 1/AB स्क्वायर आ जाएगा। प्रूव होगी ऐसे। ठीक है,
क्या सर हमें प्रूफ आना चाहिए? नहीं, आपको प्रूफ आने की ज़रूरत नहीं है। रिलेवेंट था, पाइथागोरस लग रहा था, बेस इनटू हाइट था, कुछ चीज़ें रिवाइज हो गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, इसलिए करवा दिया। जिस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है मैं वो करवाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। कैसे? 1 बटे में बीच वाली का स्क्वायर इजिकल टू 1 बटे में साइड वाली का स्क्वायर प्लस 1 बटे में साइड वाली का स्क्वायर। तो ये 6 चीज़ें हैं भाई साहब, और एक जीरो वाली पोजीशन पर है ये वाली चीज़। बस ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए इस सिचुएशन से, कहीं पर भी प्रकट हो जाएगी, हमें पहचान में आ जाएगी। आगे बढ़ जाऊं? बताओ। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल ABC इज 90। ठीक है भाई, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो वही काम कर दिया ना भाई ने। जैसे ही ये बंदा ये काम कर दे तो आपके दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए कि कहीं वो वाला केस तो नहीं है। वो वाला केस याद आ जाना चाहिए बस, कि भैया 90 डिग्री वाले एंगल से 90 डिग्री का एंगल खिंचवा दिया, या 90 डिग्री वाले एंगल से एल्टीट्यूड लंब खिंचवा दिया। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये बोल रहा है ट्रायंगल BAD इज सिमिलर टू CBD। अब एग्जामिनर कर क्या सकता है कि BAD जो है वो हो सकता है सिमिलर CBD के हो, और लिख दे CDB, आगे पीछे कर दे, तो गलत हो जाएगा। तो एंगल मार्क करने पड़ेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा डैश, तो ये वाला एंगल थीटा, थीटा डैश यानी कि 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा तो थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ DBC में, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये थीटा डैश। अब देखते हैं भैया, अब मैं क्या करूंगा, BAD, देखो BAD को देखो, BAD यानी कि थीटा डैश थीटा 90, CBD थीटा डैश थीटा 90। बढ़िया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिले हुए हैं। ट्रायंगल BAD क्या सेम है क्या? अच्छा सेम ही है। थीटा डैश थीटा 90, CAB थीटा डैश बड़ी वाली ट्रायंगल में थीटा डैश थीटा 90। ठीक है भाई, मस्त। ये मैं लिख देता हूँ, थीटा डैश थीटा 90, ये भी है थीटा डैश थीटा 90। कल को जब ये देखोगे PDF तो याद आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक, आगे देखते हैं CBD थीटा डैश थीटा 90। अच्छा, CBD सिमिलर है BAD के और CAB सिमिलर है BAD के, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे CBD और CAB। चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। तो ये चीज रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई यानी कि ये नहीं है कि इसको पढ़ते ही टिक मार देंगे। हमें पता होना चाहिए कि जब भी 90 डिग्री वाले एंगल से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो बड़ी वाली ट्रायंगल और ये दो छोटी वाले ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। तो डायरेक्टली मैं चेक करने लग जाऊंगा कि भैया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मिलाए हैं कि नहीं। मैं पहले ये प्रूव नहीं करूंगा कि ये सिमिलर है। मुझे ये सारे केस पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या क्या कर सकता है, जो मैंने आपको बताया पता होना चाहिए। ठीक है। In a triangle ABC, AD is perpendicular to BC from A. एंगल BAC 90 है भाई। अब आप चाहो तो इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपको याद आ जाए कि यार ये तो वो वाला क्वेश्चन लग रहा है तो ऐसे बना लेना, इसमें कंफर्टेबल हो तो। अदरवाइज हर एक एंगल से करने में कंफर्टेबल हो जाओ धीरे धीरे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि 90 डिग्री वाले एंगल से एल्टीट्यूड खींचिए, कि कहीं वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है। देखता हूं मैं। देन AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, तो सिंपल है भैया। देखो इन तीनों के तो स्क्वायर ही इन्वॉल्व होते हैं। AB का स्क्वायर होता है, AD का स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर होता है। हाँ, तो मैंने आपको ये रटने के लिए बोला है कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। AB को रिप्रेजेंट करता है AB के स्क्वायर को ये BD, और AC के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है DC। ठीक है, तो AB का स्क्वायर यानी कि BD रेशियो DC, BD रेशियो CD, डायरेक्ट उत्तर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। दो तरीके से बता दिया कि ये एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये लाइन बेस को इस रेशियो में बांट रही है। तो जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस अंडरस्टैंडिंग को यूज कर लोगे ना।
आगे बढ़ जाऊं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 90। CD is perpendicular to AB. If AD is to BD, देखो AD is to DB या AD is to BD, इसका रेशियो है जी K, यानी कि AD is to BD इक्वल टू रूट के है, सॉरी K बाई 1, रूट K बाई 1। तो ये अगर रूट K है तो रेशियो ये 1 है भैया, ये ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कि AC और BC का रेशियो क्या होगा। तो आपको इतना तो पता है कि भैया AC का तो स्क्वायर होता है, CA का तो स्क्वायर होता है, CB का तो स्क्वायर होता है, इन तीनों लाइनों का स्क्वायर होता है, CA का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, CB का स्क्वायर, है ना। तो या तो आप ऐसे करोगे कि CA का स्क्वायर बटे में CB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका तो स्क्वायर होता है और इसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं ये भाई साहब, और इसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं ये भाई साहब। उसने वैल्यू पूछी हमसे CA और CB के रेशियो की, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये ऑलरेडी इसकी पावर हाफ है, स्क्वायर रूट ले लोगे तो पावर 1/4 हो जाएगी, और 1 की तो कुछ भी पावर ले लो 1 ही रहता है। तो आंसर इज K की पावर 1/4। या फिर हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते थे अपने मन ही मन में, यार ये तो एक 2D चीज होती है, ये एक 2D चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करती है ना, इनका रेशियो एरिया के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और हमसे जो पूछ रखा है AC और BC, AC वो तो इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को और इस दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो 1 डायमेंशनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2D से 1D में आऊंगा तो पावर और हाफ करनी पड़ेगी ना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका भी मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, K की पावर 1/4 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आगे यूज करवाऊंगा मैं ये अंडरस्टैंडिंग, कहीं शाणे बन रहे हो और इसको इतने सीरियसली ना ले रहे हो, हैं फिर ऐसे पछताओगे कि अरे पहले क्यों नहीं किया होता मैंने। जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं उसको कोई छोड़ेगा वो पछताएगा, सिंपल सीधी बात बता रहा हूं। In triangle ABC, AD is drawn perpendicular from A on BC। ट्रायंगल ABC के अंदर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC, BD इंटू CD, एक ही बात है कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB या फिर BD बोल दो, DC या फिर CD बोल दो, ऐसे बोल रहा है। तो ये वाइस वर्सा ट्रू है। वाइस वर्सा कैसे ट्रू है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमने एल्टीट्यूड खींच दी, तो अगर राइट एंगल में एल्टीट्यूड खींच दी तो इसका मतलब ये होएगा कि AD का स्क्वायर DB के, AD का स्क्वायर बराबर होगा DB इंटू DC। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने एल्टीट्यूड, इसके अंदर ये है 90 डिग्री का, और ये ना बताऊं कि एल्टीट्यूड खींच दी, और मैं आपको ये बोल दूं कि भैया AD का स्क्वायर DB इंटू DC है, तो आप बोल दोगे कि पक्का एल्टीट्यूड खींची होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया AD का स्क्वायर DB इंटू DC है और एल्टीट्यूड खींच रखिए, तो पक्का ये वाला 90 का होगा। खत्म। सर हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा गंदा तरीका है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे ही डायरेक्टली करने के लायक होने चाहिए, बात खत्म, होने चाहिए, ये दिखनी चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भैया यहां पर ऐसे मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया और AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, तो पता होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में होता है, यानी कि यहां 90 का है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। In a right angled triangle ABC, CD is perpendicular on hypotenuse, तो CD on hypotenuse AB, तो hypotenuse AB है। चलो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो ये वही वाला केस है।
90 डिग्री वाले एंगल से एल्टीट्यूड खींच दी। जी हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी दी है देख लेते हैं। देखो, इस ए बी को ऊपर ले आओ, सी डी इंटू ए बी, तो सी डी इंटू ए बी, ये तो बेस इंटू हाइट वाला हो गया मामला। बेस इंटू हाइट इजिकल टू बेस इंटू हाइट इजिकल टू ए सी इंटू बी सी। ठीक है भैया, ये तो ठीक है। अब इस ए बी को ऊपर ले आओ, ए डी इंटू ए बी इजिकल टू ए सी स्क्वायर। अच्छा देखो, मैं यहां से ऐसे नीचे उतरूंगा ना, सी ए का स्क्वायर इजिकल टू ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी, ये भी ठीक है। बी डी इंटू ए बी इजिकल टू बी सी स्क्वायर। अच्छा, सी बी का स्क्वायर इजिकल टू बी डी इंटू बी ए, तो बी डी इंटू ए बी, एक ही बात है ये। बी सी का स्क्वायर इजिकल टू बी डी इंटू ए बी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ठीक है, सारे सत्य हैं। और अभी तो बहुत सारी कंडीशन तो ऐसी बच गई जो मैंने यूज नहीं करी यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। आगे A and B are two sides adjacent to the right angle of a right angle triangle। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल है इसके एडजेसेंट दो साइड्स हैं। एक मैंने पहले आपको पता नहीं वो बताया था कि नहीं, एडजेसेंट, अब मेरे को याद आ गया। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं भैया, वहां पर लिख लेना, जो आपकी ज्योमेट्री की, अभी जहां पर भी आप नोट्स बनाओगे वहां पर लिख लेना, जो आपकी ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी, जो स्टार्टिंग में लाइंस एंड एंगल्स में करवा रहा था प्लेन ज्योमेट्री में, आसन्न कोण बोलते हैं एडजेसेंट एंगल को। ठीक है, अब यहां पर ए और बी दो साइड हैं जो एडजेसेंट है 90 डिग्री के एंगल के, 90 डिग्री के एडजेसेंट यानी कि 90 डिग्री की पड़ोसी, यानी कि इनमें से एक ए है एक बी है। ठीक है भैया, P इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, P हाइपोटेन्यूज के ऊपर ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच में रिलेशन बता रखे हैं ना मैंने, कि बीच वाली साइड का स्क्वायर एक बटे बीच वाली का स्क्वायर इजिकल टू एक बटे साइड वाली का स्क्वायर प्लस एक बटे साइड वाली का स्क्वायर। वो पूछ रहा है कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बता देंगे। 1/p स्क्वायर की मिल गई हमें, इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो 1/p स्क्वायर की ये है, तो p स्क्वायर पलटेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाला। खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़े, अगला करोगे फिर पक्का। ये लो, ABC is a triangle right angled at C। ठीक है भाई, राइट एंगल्ड एट C विद BC इज इक्वल टू A, तो BC की लंबाई है भैया A एंड AC इज इक्वल टू B, AC की जो लंबाई है दैट इज इक्वल टू B। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C से परपेंडिकुलर खींचा हमने हाइपोटेन्यूज AB के ऊपर, उसकी लंबाई है P। ये तो वही तीनों साइडें हो गई, बीच वाली और ये साइड वाली। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसी रिलेशन से ही कुछ बनेगा यहाँ पर, तो देखते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर है, P स्क्वायर है, लेट अस सी। तो मैं वही कर दूं 1/p स्क्वायर। देखो, करने के, इनको प्रूव करने के कई तरीके हैं, और भी तरीके हैं, वो बेस इंटू हाइट और पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये निकाला था, उसी से कर दूं। बट मैंने आपको एक चीज याद करने के लिए बोली है, तो उसी के बेस पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप करोगे, है ना, नहीं तो बर्डन पड़ेगा कि ये भी रट लो वो भी रट लो। इसी से स्टार्ट करते हैं। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ऑप्शन की तरफ नजर मारना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ऐसे है, यानी कि इनको जोड़ लेते हैं एक बार, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो क्या है मामला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के गुणा में पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के गुणा में पी स्क्वायर है। तो इस पी स्क्वायर को ऊपर भेज दूं ऐसे इधर, कि पी स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, और इसको इधर ले आऊं, क्या यही गिवन है? खत्म बात, इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ जोर भी नहीं लगा। ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये मैं एक बार ये देख लेता हूं कि एग्जैक्टली इस कंसेप्ट के कितने क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को कर देते हैं, अगला कंसेप्ट अगली क्लास में करो। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90। दिस इज 90। AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC। BC के ऊपर एक AD परपेंडिकुलर डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन प्रोपोर्शनल। तो दो चीजों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है पता है? मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे अगर तीन चीजें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं ABC, तो B को मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि B इज इक्वल टू अंडर रूट AC। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है ये। मध्य अनुपाती अगर दो नंबर का निकालना है तो अंडर रूट और उन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ BD एंड BC। तो BD और BC का मीन प्रोपोर्शनल, BD और BC का मीन प्रोपोर्शनल। जो ये मैंने बनाया है ऐसे, इससे कुछ समझ आया? BD, B से मैं बाकी दो पॉइंट पर गया हूं। अच्छा सर, तो ये कब होता है? जब AB का स्क्वायर, जब AB का स्क्वायर होता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। अगर इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इनके प्रोडक्ट का अंडर रूट कर दोगे, ये है मीन प्रोपोर्शनल, ये हमें क्या देगा? AB। तो इनका मीन प्रोपोर्शनल है AB। देखो उसने, एग्जामिनर ने क्या किया? प्लेन ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट उठाया और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट उठाया, मिक्स कर दिया, एक बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया। तो क्या बढ़िया क्वेश्चन ऐसी जगह से आएंगे कि जो हमने नहीं किया होगा? ना 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 ना, हो ही नहीं सकता। मैं होने ही नहीं दूंगा कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए, जो कुछ है, उनको मैं बहुत ही तसल्ली से ऑब्जर्व करके उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो कभी भी वो नहीं होगा। ये चीज क्रिएट हो सकती है नई। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यार ये तो पहले नहीं देखा, या तो मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा है आप भूल गए, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइम एंड डिस्टेंस डाल दो, टाइम एंड वर्क डाल दो, टाइम एंड वर्क में प्लेन ज्योमेट्री डाल दो। एक आधा तो वो ऐसे करता रहता है, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं होती, वो सबके लिए होता है वो तो नया। ठीक है, तो कभी भी ये सोचकर मत पढ़ो कि अब तो सब कुछ नया आना बंद हो जाएगा। अरे भाई कितने चैप्टर हैं, किन्हीं भी दो या तीन को मिला दो, एक नया क्वेश्चन बना दो, तो क्या कभी नए क्वेश्चन बनने बंद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सर आप तो डरा रहे हो, नए कंसेप्ट नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको हर उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं जो पॉसिबल है। इस तरह की चीजें भी आप कर लोगे। हो सकता है फर्स्ट लुक में आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा है मुश्किल है, हो सकता है अभी भी कर लिया हो आप में से कई लोगों ने। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हम फर्स्ट बारी में छोड़ दें उस क्वेश्चन को, बट अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आप एनफ टाइम में इजी वाले क्वेश्चन कर लोगे, और बाकी सब जो भी नहीं हुए उनके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। वही होना चाहिए हमारा एम, अचीव, वही चीज अचीव करने का एम होना चाहिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल BAC इज 90। एंगल BAC इज 90। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज 6। AD जो भैया 6 है, एंड BD इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? तो आपको डायरेक्ट देख के पता होना चाहिए कि भैया AD का स्क्वायर जो है दैट इज DB इंटू DC। इसकी वैल्यू 6 दे दी, इसकी वैल्यू 4 दे दी, तो 6 का स्क्वायर 36। 4 नहीं में 36, 9 होना चाहिए, तो ये 9 है। देख कर पता होना चाहिए कि 6 का स्क्वायर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 36 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये 4 है तो ये 9, यानी कि पूरी की लंबाई 9 और 4 13, खत्म। ठीक है, अगला करो अब, ये बताओ।
इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC is 90. BN is perpendicular to AC. सेम सिचुएशन 90 डिग्री वाले एंगल से एल्टीट्यूड खींच दी. AB इज 6, AC इज 10. ये पूरा AC जो है दिस इज 10. देन AN इज टू NC. हाँ, यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर मैं कौन सा वाला यूज करूंगा, BC स्क्वायर इजिकल टू CN इंटू CA, या BN स्क्वायर इजिकल टू NA इंटू NC, या BA स्क्वायर इजिकल टू AN इंटू AC. तो वो डिपेंड करता है कि दे क्या रखा है. अगर BA दे रखा है तो भैया देखो BA की वैल्यू दे रखी है, BN की दे रखी है नहीं, BC की दे रखी है नहीं, तो कौन सा यूज करोगे बताओ. BA का स्क्वायर इजिकल टू AN इंटू AC. ठीक है, तो जो वैल्यू हमें दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को. तो भैया BA का स्क्वायर इजिकल टू AN इंटू AC. तो BA यानी कि 36 इजिकल टू AN इंटू AC यानी कि 10. तो AN की वैल्यू क्या होगी 36/10 यानी कि 3.6. अगर ये 3.6 हो गया तो 10 में से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा भाई 6.4. इनका रेशियो पूछ रहा है भाई आपसे, तो कर दो काम. पॉइंट से पॉइंट गया, किससे कटेगा ये 4 से कटेगा. 4 नहीं में 36, 4 से चला जाएगा 16 पर. ऑप्शन बी. आगे बढ़ रहा हूं मैं. Suppose triangle ABC be right angled triangle where A is equal to 90. ठीक है भैया, A is equal to 90. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. If area of triangle ABC, ABC है ये पूरी ट्रायंगल, अच्छा जी, is 40 and area of triangle ACD, ACD है ये छोटी वाली ट्रायंगल, इसका एरिया 10 है. तो देखो ये जो ट्रायंगल है ACD, मतलब जब आप 90 डिग्री वाले एंगल से एक एल्टीट्यूड खींच देते हो तो जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है वो और जो दो नई ट्रायंगल पैदा हुई हैं वो तीनों सिमिलर होती हैं. हाँ जी सर. तो एग्जामिनर ने सबसे बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया बता दिया और किसी भी एक और ट्रायंगल का एरिया बता दिया. वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है सर, उनका एरिया बता दिया. अगर उनके एरिया का रेशियो हमें पता चल गया तो उनकी साइड्स का रेशियो भी पता चल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का. कहीं वैसा ही तो नहीं हुआ है. देखो तो ये ACD वाली ट्रायंगल मैं सेम ऑर्डर में नहीं लिख रहा, और ये पूरी ABC वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं सेम ऑर्डर में नहीं लिख रहा. अगर इनके एरिया, इसका एरिया 10 है, पूरी बड़ी का 40 है, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4. 2D चीज का रेशियो, 2D क्वांटिटी का, तो 1D क्वांटिटी यानी कि इनकी लंबाइयों का रेशियो अंडर रूट करोगे 1:2. यानी कि ACD की कोई साइड 1 है तो ABC की वही कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी साइड नहीं, वही कोरस्पॉन्डिंग साइड डबल है. उसने दिया क्या है, उसने बोला है AC is 9. तो ट्रायंगल ACD में देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दे दिया ACD में, ठीक है. तो ट्रायंगल ABC में 90 के सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज ही पूछ सकता है, BC ही पूछ सकता है. सर अगर उसने इसमें AB पूछ ली तो कैन नॉट से. भैया ये जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ही होता है, इसके हाइपोटेन्यूज से डबल होगा बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज. साइड्स का रेशियो 1:2 है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा ना 1:2. तो ये 9 है तो ये 18 हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है भाई. आगे बढ़ जाऊं. बताओ. AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O. AB एक सर्कल का डायमीटर है. डायमीटर यानी कि हिंदी में बोलते हैं व्यास, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, ऐसी कोर्ड, ऐसी जीवा. ओके, रेडियस की डबल हो गई है विथ सेंटर O. CB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट B.
तो सी भी एक टेंजेंट है जो बी से ऐसे गुजर रहा है टच होके, तो इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। ए सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी, तो ये जो ए सी है ये सर्कल को जी पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है जी। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6, अगर सर्कल का रेडियस 6 है तो ए ओ 6 हो जाएगा, ओ बी की लंबाई 6 हो जाएगी, ओके। एंड ए जी इज इक्वल टू 8, ओके जी। देन द लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी की लंबाई बताओ। हिंट दूं एक, जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है, अगर आप सेंटर से जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है उसको मिला दोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। सेंटर से जहां पर टेंजेंट टच कर रहा है उसको अगर हमने मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री का है। और आगे बताओ, एक और हिंट दे रहा हूं, किसी भी सर्कल के अंदर डायमीटर, ये जो डायमीटर है इससे अगर आप ऐसे खींचते हो तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कहीं पर भी खींच लो, फर्क नहीं पड़ता, आगे पढ़ने वाले हैं ये हम, कहीं पर भी खींच लो डायमीटर से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। डायमीटर हमेशा इस सरकमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलो अगली हिंट दे रहा हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप सोचो मैं यहां पर मिला दूं, है ना आप, तो यहां पर मिला दिया मैंने, तो ये जो एंगल है डायमीटर नहीं बनाया ना, ए बी डायमीटर है उसी ने, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब बताओ भैया, एक 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल से मैंने एल्टीट्यूड खींच दी, तो वो सारे रूल फॉलो होंगे जिनकी हम अब तक बात कर रहे थे, ठीक है। मुझे निकालना है बी सी, बी सी निकालना है, तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए आ जाओ, है, और उसके बाद या तो सिमिलरिटी लगा लो, सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, या फिर वो सारे रूल्स लगा लेते हैं। वो सारे रूल कहाँ से निकले हैं? सिमिलरिटी से ही निकले हैं ना। चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखो आप, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए जी बी की, ये है 12 और ये है 8, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? मन ही मन में आप काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 3 12, या फिर साइड में लिखकर काट लो, या एग्जाम में वहीं पर काट देना, बाद में 4 से गुणा करना मत भूलना। तो हाइपोटेन्यूज है 3, तो 3 का स्क्वायर है 9, इसका स्क्वायर है 4, 9 में से 4 गए 5, तो ये साइड हो जाएगी √5, फिर मैंने 4 से गुणा भी कर दिया, तो ये वाली साइड होगी 4√5, ठीक है। मैंने ये निकालना था ना BC, BC को मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओ, देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CG इंटू CA, या तो ऐसे निकाल लूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं BG का स्क्वायर इज इक्वल टू GA इंटू GC ऐसे निकाल लूंगा। तो उसके लिए मुझे BG चाहिए, मैं GC निकाल लूंगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लूंगा। तो आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, कई तरीके, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे देखते हैं, जो भी दे रखा सब कुछ लिख लिया BC, तो मान लो भाई मैंने ये निकाल लिया, अब मैं ये भी निकाल ही सकता हूँ, कैसे? BG का स्क्वायर इज इक्वल टू GA इंटू GC, ये आ ही जाएगा, फिर मैं पाइथागोरस लगा दूं, या फिर कुछ और कर सकता हूँ, ये देख रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 1 बाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई इसका स्क्वायर, बताओ कर सकता हूँ कि नहीं भाई? 1 बाई बीच वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइड वाली का स्क्वायर प्लस 1 बाई दूसरी साइड वाली का स्क्वायर, बट वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, लग रहा है ना आपको, 1/, में ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो वो तो रहने देते हैं। तो फिर वैसे ही कर लें भाई सिंपली, तो मैं यही निकाल लूँ, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल लूँ, और तो क्या ही है, पाइथागोरस थ्योरम से नहीं सॉरी, यहीं से BG का स्क्वायर इज इक्वल टू GC इंटू GA, तो BG का स्क्वायर इज इक्वल टू GA इंटू GC, तो BG का स्क्वायर है भाई साहब 4 चौके 16 पंजे 80 इज इक्वल टू GA यानी कि 8 इंटू GC, यही है क्या? 4 चौके 16 पंजे 80, ठीक है। तो 8 दाई 80 यानी कि GC इज इक्वल टू 10। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CG इंटू CA, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CG यानी कि 10 इंटू CA यानी कि 18। अब BC निकालनी है तो अंडर रूट मार दो, यहाँ पर है 9, तो 9 में से बाहर निकाल लूंगा 3, है ना,
मतलब 9 दूनी 18 होता है, तो एक 3 बाहर आ गया। 10 दूनी 20, एक 4 और बाहर आ जाएगा, तो 4 तिये 12√5, सॉरी 4 से 2 बाहर आएगा, तो 3 दूनी 6√5। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा मोटा सोचना पड़ रहा था कि यहाँ से ये कर लूँ, यहाँ से ये कर लूँ, तो सोचना पड़ेगा। और जब आप पहली बार कर रहे हो चीज़ों को या दूसरी बार भी कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें तो हर एक बार ही सोचना पड़ता है। तो धीरे धीरे कम होंगी ये चीज़ें, टेंशन मत लो, धीरे धीरे कम सोचना पड़ेगा। कम सोचना तो नहीं पड़ेगा, फास्ट सोचना आ जाएगा। सोचना तो चलो देखो, दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये करते हैं। इसने टेन सी पूछा है, तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये होता क्या है टेंजेंट। अब तक ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे ना, तो देखो अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल है, तो टेन सी इस एंगल का टेंजेंट परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ए बेस है, लंब बटे में आधार होता है, यानी कि ए बी बटे में बी सी होता है। अब देखते हैं, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस बी सी एंड हाइट ए बी, द हाइपोटेन्यूज ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी है। बेस बी सी बता दिया, परपेंडिकुलर ए बी बता दिया, ये हाइट ठीक है। हाइपोटेन्यूज ए सी इज 4 टाइम द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 गुना है इसका, 4 गुना है जब ऑपोजिट वर्टेक्स से इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड खींचा जाता है उसका। यानी कि मैंने एक एल्टीट्यूड खींच दी, सपोज बी डी, अगर बी डी की लंबाई 1 है तो इस पूरे हाइपोटेन्यूज की लंबाई 4 है। रेशियो है ये इनका, अगर ये 1 है तो ये 4 है। ठीक है भाई। व्हाट इज टेन सी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू इफ बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, कि अगर ये बी सी जो है ये ए बी से बड़ी है, तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर मैं ए बी को बड़ा बना दूं, मैं भी बताता हूं आपको क्या फर्क पड़ता है, खुद खुद करके देखना एक बार, एक बार खुद करके देखो, आपको खुद पता चलेगा क्या फर्क है। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, आप इतने बेशरम इतने घिनौने इंसान नहीं होंगे कि मेरे इतनी बार बताने के बाद आप नहीं कर रहे होंगे। अपने अंदर झांक कर देख लो, अगर फिर भी खुद नहीं कर रहे तो। देखो अगर मैंने ए बी को बड़ा बना दिया और मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये साइड बड़ी है ना, तो इसके पास बड़ी वाली वो बचेगी, क्या बोलते हैं ऐसे, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर खींचने से 2 हिस्सों में बट जाएगी, तो जो साइड बड़ी होगी उसके पास वाला ये जो हिस्सा है ये बड़ा बचेगा। अब परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो यहाँ पर जाएगा, ये मत बोला मैं तो यहाँ खींच दूंगा, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, ठीक है नहीं खींच सकते, यहाँ पर यहीं खींचना पड़ेगा। तो जो भी साइड बड़ी होगी उसके पास वाला हिस्सा बड़ा बचेगा। तो ये बोल रहा है बी सी बड़ी है, तो यानी कि ये जो सी डी है ना, ये वाला हिस्सा बड़ा होगा ए डी से। पूरी लंबाई है 4, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो ये आधे से तो ज़्यादा होगा ना, तो ये है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये 2 से बड़ा है ये सी डी। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इफ बी सी इज ग्रेटर देन ए बी देन सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ठीक, करते हैं भाई। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टेन सी। ठीक है, टेन सी ये वाला, तो ये मैं कैसे निकालूँ, टेन सी मैं निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर ए बी बटे में बेस बी सी, ऐसे मैं निकाल सकता हूँ। ए बी को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल बी डी सी। अगर मैं यहाँ पर ऐसे मान लूँ ट्रायंगल बी डी सी, अगर मैं यहाँ पर टेन सी निकालूंगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा लूँ सर इनमें से, एंगल, कोई भी एंगल जिस लाइन के ऊपर पड़ा होता है ना वो बेस होता है हमेशा, और जिस उसके बिल्कुल सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। सर आपने फिर ये टेन सी ऐसे क्यों नहीं लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़ी ट्रायंगल में ऐसे भी लिख सकते थे। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं बी डी सी में लिखूंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बी डी की वैल्यू है, मुझे सिर्फ डी सी की निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी बटे बी सी करता, ये भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता। ठीक है,
तो ये जो मुझे BD की लंबाई तो मेरे पास पड़ी है, मुझे DC की लंबाई निकालनी है। BD की तो 1 है, तो इसको मैंने x मान लिया भाई, तो ये AD हो जाएगा 4 - x। अब हम देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। आपके सामने है चीज, क्या कुछ कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से एल्टीट्यूड खींच रखी है, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी मिल गई, इसकी मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में। BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DA। तो BD का स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू DC इंटू DA, यानी कि x इंटू दिस, यानी कि 4x - x स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालो भाई। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट को अलग से सोल्व करके लाऊंगा, b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि 4 अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 क्या होता है भाई साहब, 4 इंटू 3 यानी कि 2√3 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक है सर। अब 2 प्लस √3 लूँ या 2 माइनस √3, तो ये 2 प्लस √3 होएगा। क्यों 2 माइनस √3 नहीं होएगा, क्यों बताओ बताओ क्यों। क्योंकि BC जो है दैट इज ग्रेटर देन AB, देयरफॉर CD विल बी ग्रेटर देन AD, देयरफॉर CD विल बी ग्रेटर देन 2। CD ये पूरा 4 है तो एटलीस्ट आधे से तो ज्यादा होगी, CD से ज्यादा होगी। तो 2 माइनस √3 कर दोगे तो ये नहीं होएगा। मतलब क्वेश्चन गंभीर है, ये क्वेश्चन है ना। तो 2 प्लस √3 हो गई x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 हो गई, तो मैं अगर यहां से ये वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस √3, नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा जो कि 1 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी जो भी मैं tan से निकालना चाह रहा था, 2 माइनस √3। एक बार फिर से बता दूं भाई साहब, ये 1/2 प्लस √3 है, बट रैशनलाइज करूंगा, इसको ऊपर भेजूंगा तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा और नीचे 1 छोड़ जाएगा। तो 2 माइनस √3 बटे 1 उत्तर है ये। ठीक, क्लियर है भाई। तो दैट्स ऑल भाई, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मैं अगली वीडियो के अंदर मिलूंगा, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी। आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ से एफर्ट डल रहे हैं, है ना। अगर मैं किसी पेड़ को पानी दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, सारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो पेड़ लगा है, तो आई कैन बी श्योर वो ग्रो करेगा। तो जो बेसिक कंडीशन है मैं मीट कर रहा हूँ, तो आई कैन बी श्योर आपको मज़ा आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होएगी कंटेंट के अंदर। आप भी अपनी तरफ से कसर मत डालना, मैं तो कोई बहाना दूंगा नहीं कसर डालने का। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है ना, मैं मिनिमम कर रहा हूँ आपके बर्डन को, जितना मिनिमम किया जा सकता है एक स्टूडेंट के ऊपर बर्डन। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही मिल के देखते हैं मैथ्स या फिर बाकी के सब्जेक्ट, सारी गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में, जहाँ पर जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हमसे जीत पाते हैं अगर हम मेहनत करें तो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।